हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट विद गौतम सर पर। तो आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों के साथ में इंडियन पॉलिटी की जो हमारी क्लास चल रही थी। और इंडियन पॉलिटी में हम लोग पढ़ रहे थे कहीं ना कहीं प्रस्तावना को। तो प्रस्तावना की जो शब्दावली हुई थी हमारे पास, और शब्दावली को हमने कहीं ना कहीं डिस्कस कर लिया था। किस कौन कौन सी स्वतंत्रता, कौन कौन सा न्याय, कितने प्रकार की हमारे यहाँ पर समता और बंधुता का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया है। उन सब पर हमने शब्दावली पर मतलब प्रस्तावना की हमने चर्चा कर ली थी। और आज हम आपसे बात करने वाले हैं प्रस्तावना के अन्य मुद्दों पर। प्रस्तावना जैसे कि प्रस्तावना संशोधनीय है या नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, ऐसे प्रश्नों की जो चर्चा है वो हम आज करने वाले हैं। तो बात करने वाले हैं हम लोग इंडियन पॉलिटी पर। तो इंडियन पॉलिटी में हम लोग बात करेंगे संविधान की हमारे जो प्रस्तावना है, अर्थात बात करेंगे हम लोग प्रस्तावना मतलब प्रेम्बल पर। प्रस्तावना पर तो प्रस्तावना मैंने आपको शब्दावली इसकी बता दी थी। क्या बताया था आपको? प्रस्तावना की शब्दावली। और यहाँ पर शब्दावली में कितने प्रकार का न्याय, समता, बंधुत्व और अन्य चीजें, हमारे यहाँ पर स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, ये सब मैंने आपको बताया था। आज हम बात करने वाले हैं, सबसे पहला हमारा जो प्रश्न होगा, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं। प्रस्तावना जो हमारी है संशोधनीय है अथवा नहीं, संशोधनीय है या नहीं, ऐसे ही प्रश्न आता है और आपको करना पड़ता है। प्रीलिम्स में प्रश्न तो ऐसे ही आते हैं, मतलब संशोधनीय है या नहीं है। तो हमारा जो एक केस हुआ करता था, हमारा एक केस हुआ करता था केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बताया और संविधान का मूल ढांचा दिया। कहा कि 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती हुआ करते थे, केरल में एक मठाधीश हुआ करते थे, उनका केस होता है। और कहीं ना कहीं उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो संशोधनीय तो है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत क्या है, मूल ढांचा जो है, मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट जो हमारा 24 अप्रैल 1973 का निर्णय था सुप्रीम कोर्ट का, उसके अंतर्गत आता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मूल ढांचे में कोई संशोधन होगा, मतलब अगर मूल ढांचे से कोई भी संशोधन आपका टकराएगा तो वहीं पर मतलब वो समाप्त हो जाएगा। जब तक कि मूल ढांचे से वो टकरा रहा है तब तक के लिए वो जो आपका संशोधन कर रहे हैं आप, वो समाप्त हो जाएगा। वो संशोधन प्रस्तावना पर लागू कहीं ना कहीं नहीं होगा। तो यही बात कही जाती है, कब कही जाती है? केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस में बताया था, भारतीवाद, ये कब आया था? ये आपका आया था 24 अप्रैल 1973 को। ऑर्डर किसका था? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हमारी प्रस्तावना है, प्रस्तावना संशोधनीय है, मतलब प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। अब प्रस्तावना अगर संशोधनीय है, लेकिन यहीं पर एक बात और कही, परंतु
संविधान के मूल ढांचे, मतलब प्रस्तावना में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके अंतर्गत संविधान का मूल ढांचा आता हो, अगर उसको उसमें संशोधन किया जाएगा तो संशोधन पॉसिबल नहीं है। संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। कहा कि संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें संशोधन आप लोग नहीं कर सकते। कहा कि अगर मूल ढांचे में संशोधन जब तक अगर कोई करना है तो मूल ढांचे में अगर संशोधन आप लोग करेंगे तो कोई भी अगर कानून आप लोग लाएंगे तब तक के लिए समाप्त मतलब माना जाएगा जब तक वो मूल ढांचे से टकराएगा। तो ये बात हुई थी आपके मतलब प्रस्तावना संशोधनी है अथवा नहीं, ये बात हुई थी। अब हम बात करते हैं कि आपका क्या प्रस्तावना में संशोधन हुआ है कभी या नहीं। तो आप लोग बताएंगे कि प्रस्तावना में संशोधन हुआ था तो कब हुआ था, और प्रस्तावना में संशोधन के बाद में क्या उसमें कुछ जोड़ा गया था क्या। लेकिन हाँ, प्रस्तावना में संशोधन होता है, कब होता है आपको हम बताएं। आपने सुना होगा कि 42वां संविधान संशोधन, सुना है ना। 42वां संविधान का जो संशोधन हुआ करता था, संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के समय, प्रधानमंत्री तत्कालीन समय में इंदिरा गांधी हुआ करती थी, वर्ष 1976 में हुआ था ये, ठीक है। तो वर्ष 1976 में होता है आपका 42वां संविधान संशोधन। इसमें इतने सारे प्रावधानों को संशोधित किया जाता है कि इसको हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको नाम देते हैं। मतलब इतना बड़ा संशोधन हुए थे, इसमें बहुत ज्यादा संशोधन किए गए थे, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, मिनी मतलब छोटा संविधान इसको कहीं न कहीं कहते हैं। तो हमारी जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में वर्ष 1976 को 3 नए शब्दों को जोड़ा जाता है। वो 3 नए शब्द कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले प्रश्नों मतलब जो टाइम पीरियड है उसमें भी कहीं न कहीं पूछे जाएंगे। इसमें से एक शब्द है समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष, तीसरा है शब्द आपका अखंडता। समाजवाद, समाजवादी शब्द क्या होता है, अगर कोई भी देश की इकोनॉमी अगर समाज को लेकर के आगे बढ़ रही है, समाज को लेकर के आगे बढ़ रही है तथा समाज को ध्यान में रख करके सभी योजनाएं बनाई जा रही हैं, तो वो अर्थव्यवस्था कैसी होगी, समाजवादी। तो ये होता है समाजवादी, मतलब समाज किसी भी प्रकार से समाज को या समाज का कल्याण, जिधर से आप देखना चाहते हैं चाहे जिस एंगल से देखिए आप, कुल मिलाकर के क्या हो, इसका उद्देश्य होता है समाज का कल्याण होना चाहिए। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है धर्म निरपेक्ष, किसी भी धर्म से इतर किसी भी मतलब राष्ट्र को एक धर्म या एक धर्म को लेकर के आगे नहीं बढ़ना है, धर्म से क्या करना है, पंथ निरपेक्ष हो या धर्म निरपेक्ष हो, एक ही मतलब होता है। मान लीजिए आपका मतलब सभी धर्मों को लेकर के आगे बढ़ना, क्या कहते हैं इसको,
समभाव, सभी धर्म हो, चाहे कोई भी जाति हो, कोई भी मतलब जाति या किसी अन्य समुदाय का मतलब व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उन सभी को लेकर के आगे बढ़ना और किसी भी धर्म, एक धर्म को लेकर के आगे न बढ़ना, एक धर्म का प्रभाव ना हो। मतलब किसी भी एक ही धर्म को हमारी सरकार आगे बढ़ाती हुई, जैसे हमारे यहाँ पर हिंदू ज्यादा है तो हिंदुओं को आगे बढ़ाती हुई चली जाए, ऐसा ना करे। इसके अंतर्गत जितने भी हिंदू, इस्लाम, ईसाई, मतलब जितने भी सिख, बौद्ध, जैन, ये सब जितने भी धर्म है उन सबको लेकर के कहीं न कहीं उन सबके प्रति इसका आदर रहे और समभाव, मतलब सभी के अंतर्गत एक स्वभाव लेकर के चले, सरकार हमारी आगे बढ़े। अखंडता, अखंडता का मतलब होता है कि अगर हमारे देश में किसी भी राज्य में और उसको किसी भी भाग को अलग ना होने से बचाने के लिए अखंडता, मतलब जिसका खंडन ना किया जा सके। अखंड भारत का मतलब हम लोग कल्पना करते हैं ना अखंड भारत, तो वही अखंडता शब्द जोड़ा गया। राष्ट्र को एक बनाना, मतलब इसके किसी भी कहीं भी खंडन ना किया जा सके, ऐसा राष्ट्र बनाना, ठीक है, अखंड। तो ये तीन शब्द थे, इन सब तीनों शब्दों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, और यही शब्द वर्ष 1976 में जोड़े गए थे। और इसमें इतने बड़े मतलब इतने ज्यादा प्रावधान हुआ करते थे, तो इसके इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और आपका अखंडता। अखंड जिसका खंडन न किया जा सके, एक राष्ट्र अखंड भारत बनाना है जिसके कोई मतलब कोई भी टुकड़ा दोबारा ना हो सके, क्योंकि हम लोग कहीं न कहीं पाकिस्तान और म्यांमार और बांग्लादेशों को अलग करके कहीं न कहीं हम लोग इनको खो चुके थे। अब हम बात करते हैं कि प्रस्तावना संविधान का भाग है अथवा नहीं। क्या बात करें, हमारी जो प्रस्तावना है, हमारी जो प्रस्तावना है संविधान का भाग है अथवा नहीं। प्रस्तावना संविधान का भाग है अथवा नहीं। है या नहीं, इस प्रश्न पर बात करते हैं कि मतलब हमारी प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है अथवा नहीं। एक निर्णय आया था वर्ष 1960 में, बेरूबाड़ी वाद। तो बेरूबाड़ी वाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि मतलब प्रस्तावना वर्ष 1960 में आया था बेरूबाड़ी वाद। कब आता है, वर्ष 1960 में। तो इसमें संविधान मतलब कहती है, मतलब न्यायपालिका हमारी कहती है कि जो हमारा प्रस्तावना है, जो हमारी प्रस्तावना है संविधान का भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है, ठीक है। तो बेरूबाड़ी वाद में हमारी न्यायपालिका मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि ये जो हमारी प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, मतलब संविधान से अलग है, ये अलग से पार्ट जुड़ा हुआ है। लेकिन बात आती है वर्ष 1973 वाले वही केशवानंद भारती केस में। केशवानंद भारती केस में क्या होता है, वर्ष 1973 में आया था, ये आपको मैं अभी बता चुका हूँ, वो 24 अप्रैल वर्ष 1973 को। तो इस वाद में क्या होता है, जो वर्ष 1960 में दिया गया था निर्णय, उस निर्णय को पलट दिया जाता है और कहा जाता है कि प्रस्तावना कहीं न कहीं संविधान का भाग है। क्या बताया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि
इसको पूर्व निर्णय जो वर्ष 1960 हुआ करता था, को पलट दिया। कौन सा निर्णय हुआ करता था? वर्ष 1960 का बेरूबाड़ी वाद को, उसको पलट दिया। और क्या बताया कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है, और ये भी मैंने अभी आपको बताया था कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, परंतु उसके मूल ढांचे में अगर कोई बात आती है तो वो वहां तक संशोधन नहीं हो पाएगा। तो ये भी बताया गया प्रस्तावना संविधान का भाग है, किसके द्वारा? माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और आपको दिखाई देगा यहाँ पर, मैं अगर आगे लिखूं, हाँ, तो क्या और बात इसमें क्या कही गई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? प्रस्तावना संविधान का भाग तो है, लेकिन एक बात और कही गई कि ये जो प्रस्तावना है यह अन्य, परंतु यह अन्य अनुच्छेदों की भांति प्रभावी नहीं है। अन्य अनुच्छेदों की भांति प्रभावी नहीं है। क्या ये प्रभावी नहीं है अन्य अनुच्छेदों की भांति? क्योंकि इसको पहले जो मतलब सुप्रीम कोर्ट थी उन्होंने क्या कहा था कि ये संविधान का भाग नहीं है, लेकिन बाद में क्या कहा गया कि ये संविधान का भाग है, लेकिन मतलब अन्य जो आपके आर्टिकल्स हैं उनके समान ये प्रभावी, उतना प्रभावी नहीं है, चाहे वो फंडामेंटल राइट हो, चाहे ये आपके डीपीएसपी हो, उन सबके चाहे कोई भी आर्टिकल संविधान का हो, उसके जितना ये प्रभावी कहीं ना कहीं नहीं है। ठीक है, इसके बाद में क्या बताया? इसके बाद में बताया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना संसद पर, किसके बारे में? प्रस्तावना के बारे में कहा कि यह संसद पर कोई रोक नहीं लगाता है। ना तो यह संसद पर कोई रोक लगाता है और ना तो ये संसद को किसी प्रकार का अधिकार देती है। कौन? हमारी प्रस्तावना। और ना ही यह संसद को किसी भी प्रकार का अधिकार देती है। अधिकार देती है। तो जब ये अधिकार भी नहीं देती और ना ही रोक लगाती है मतलब संसद पर, तो ये कैसी है? कहीं न कहीं अन्य आर्टिकल्स की अपेक्षा प्रभावी नहीं है, और अन्य आर्टिकल्स जो हैं वो संसद को कहीं न कहीं बहुत सारे अधिकार देते हैं और उस पर रोक भी लगाते हैं। तो ये बात हुई थी वर्ष 1973 के केशवानंद भारती वाद में। क्या हुआ? जब संसद को कोई अधिकार नहीं दे रही और ना ही कोई मतलब उस पर रोक लगा रही है, तो क्या है? संविधान कहीं ना कहीं अन्य आर्टिकल्स की अपेक्षा प्रभावी नहीं है, और अन्य आर्टिकल्स जो है आपके काफी ज्यादा प्रभावी हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारी जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना की आलोचना हो रही है कि मतलब क्यों होती है? कुछ लोग प्रस्तावना की आलोचना करते हैं। हमारी प्रस्तावना की आलोचना कैसे होती है? तो हमारी प्रस्तावना जो है, कुछ लोग कहते हैं कि इसको हमने नकल किया है। क्या कहते हैं? कि हमने प्रस्तावना जो की है अन्य संविधानों की, हमारी प्रस्तावना जो है अन्य संविधानों की नकल है। कि
नकल है, ऐसे कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे जो संविधान की जो प्रस्तावना है यह अन्य संविधानों की नकल है। कैसे कहते हैं कि यह अन्य संविधानों की नकल है? मैंने आपको बताया था कि जो इसमें प्रथम पंक्ति जो ली गई है, प्रथम पंक्ति जो ली गई है, फर्स्ट लाइन जो है इसकी, प्रथम पंक्ति कहां से ली गई है? अमेरिका से। अमेरिका तथा अन्य जो इसका प्रारूप है, अन्य प्रारूप कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं वो जो प्रस्तावना है हमारी, इसकी क्या होती है, कहीं ना कहीं आलोचना की जाती है, ऐसे कह करके मतलब कि ये नकल की गई है। और इसकी जो फर्स्ट लाइन है ये अमेरिका, और जो अन्य प्रारूप है इसका कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना में समाजवाद का अर्थ स्पष्ट नहीं है। समाजवाद शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं है। ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन समाजवाद शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं है। अगर हमारी अर्थव्यवस्था जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था है, तो कहीं न कहीं वर्ष 1991 के बाद में हम लोग कहीं न कहीं किधर बढ़ रहे हैं? पूंजीवादी की ओर बढ़ रहे हैं, पूंजीवाद की ओर। क्या है? कहते हैं कि वर्ष 1991 के बाद, माफ कीजिए, वर्ष 1991 के बाद भारत पूंजीवाद की ओर आगे बढ़ रहा है। तो हम लोग कहीं न कहीं पूंजीवाद की ओर लगातार बढ़ रहे हैं, ये कहते हैं आलोचना करने वाले लोग। अभी आपने सुना होगा पूंजीवाद वर्ष 1991 में जब पूंजीवाद हमारे यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, तो हमारे देश को बचाने का कार्य किसने किया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। तो उनकी हाल ही में मतलब उनका निधन हो गया है, तो उनसे क्वेश्चन यहाँ से उठाया जा सकता है। ठीक है। और क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ पर जो पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, यही वाला पंथ निरपेक्ष, जो शब्द है इसका भी अर्थ कहीं न कहीं स्पष्ट नहीं है। शब्द का अर्थ जो है ये भी स्पष्ट नहीं है। ये भी मतलब आलोचना करने वाले लोग कहते हैं। उसके बाद में क्या है, हमारे जो संविधान की जो प्रस्तावना है वो कहते हैं कि नकल है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के संविधानों की। और समाजवाद शब्द जो है इसका अर्थ स्पष्ट नहीं है। वर्ष 1991 के बाद कहीं न कहीं हम पूंजीवाद की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और क्या होता है, हमारे यहाँ पर जो पंथ निरपेक्ष शब्द दिया गया है उसका कहते हैं कि अर्थ जो है स्पष्ट नहीं है। और क्या कहते हैं, क्योंकि वो पंथ निरपेक्ष का राष्ट्र जो हमारे यहाँ पर है वो मतलब क्यों नहीं है, वो कहते हैं कि जो पाश्चात्य मतलब पंथ निरपेक्ष है, पाश्चात्य देशों के अनुसार, पाश्चात्य देशों के अनुसार भारत उनके अनुसार भारत पंथ निरपेक्ष राष्ट्र नहीं है। पंथ निरपेक्ष राष्ट्र नहीं है, राष्ट्र नहीं। ये सभी लोग तर्क दे रहे हैं मतलब संविधान की जो हमारी प्रस्तावना है
उसको कहीं न कहीं उसकी आलोचना के लिए कि मतलब और क्योंकि भारत सर्वधर्म समभाव को मानता है। माफ कीजिए। तो भारत सर्वधर्म समभाव को मानता है, इसलिए कहीं न कहीं हमारी जो यहाँ पर जो प्रस्तावना है वो कहीं न कहीं हमारी पंथ निरपेक्ष जो एक राष्ट्र एक धर्मवादी जो विशेषता है, किसी भी धर्म के मामले में जो उसका आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का जो कार्य है वो हमारा देश नहीं करता है, सभी धर्मों को बराबर मानता है, इसलिए कहते हैं कि तुम पंथ निरपेक्ष नहीं हो। और क्या कहते हैं? कहते हैं कि प्रस्तावना जो है न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन एक बार तो हमने आपको बताया है कि प्रवर्तनीय है, प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन बात यह है कि मूल ढांचे में संशोधन नहीं हो सकता। और क्या है? अन्य अनुच्छेदों की भांति प्रभावी नहीं। जो हमारे संविधान के अन्य अनुच्छेद हैं उनकी तरह से भांति प्रभावी नहीं है। ठीक है, तो इतने सभी हमारी आलोचना के अंतर्गत आते हैं शब्द। आज की क्लास जो है आप लोगों को कैसी लगी आप लोग बताएंगे। और यहाँ पर हमारी जो प्रस्तावना होती है वो कहीं ना कहीं समाप्त होती है। यहीं तक हमें प्रस्तावना में पढ़ना था। ये बात जो थे वो मैंने आपको बता दिया। संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी आलोचना उसके बारे में मैंने आपको बता दिया और आप लोग अपनी राय जरूर देंगे। और आज जो है क्लास आपकी एक ही क्लास आपकी हो पाएगी क्योंकि हमें थोड़ा बाहर जाना है काम से। कल भी आपकी एक ही क्लास हो पाएगी और संडे को एक क्लास हम लोग ले लेंगे, ठीक है, ज्योग्राफी की। और कल क्लास हो पाएगी शायद, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि ज्योग्राफी की क्लास कल हो पाएगी और आज जो है आपकी पॉलिटी की क्लास एक हो पाएगी। ठीक है, तब तक के लिए अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं कल इवनिंग टाइम में, शाम के समय। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद और नमस्कार।